हेलो एवरीवन। जब हम छोटे थे तो हमारे चाइल्डहुड हीरो थे टीन एज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स। आपने कभी सोचा टर्टल तो इतना स्लो एनिमल है, तो ये टर्टल्स निंजा कैसे बन गए? तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ वर्ल्ड ऑफ म्यूटेशन में। मेरे साथ रहिए। मैं हूँ डॉक्टर आसिम और आज हम बात करेंगे कि हमारे ऑर्डिनरी टर्टल्स निंजा टर्टल्स कैसे बन गए। स्टे ट्यून। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर आसिम महमूद और आप देख रहे हैं डॉक्टर आसिम लेक्चर्स, मेरा यूट्यूब चैनल यूट्यूब के ऊपर। और हम लोग बात कर रहे हैं जेनेटिक्स के लेक्चर की और हमने जेनेटिक्स के तकरीबन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर ली है। और आज मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूँ वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और उसका नाम है म्यूटेशन। तो आइए ज़रा देखते हैं म्यूटेशन क्या होती है। अब आपने एक बात को समझना है कि म्यूटेशन डीएनए की गलती होती है, ठीक है ना। देखिए मैं आपसे कितनी इंटरेस्टिंग बात कर रहा हूँ कि म्यूटेशन ऐसे है जैसे आप और मैं डेली लाइफ के अंदर गलतियाँ करते हैं ना, तो इस तरह डीएनए भी कोई इससे मुख्तलिफ नहीं है। डीएनए भी बार बार जब सेल डिवीजन होती है तो अपने आप को रेप्लिकेट करता है, बार बार जीन एक्सप्रेस करता है, बार बार बहुत सारे काम करता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि डीएनए के अंदर जब जीन रेप्लिकेशन हो रही होती है या डीएनए का अपना रेप्लिकेशन हो रहा होता है, उसके अंदर वो रेप्लिकेशन परफेक्ट नहीं हो रही होती। जब वो परफेक्ट नहीं हो रही होती है तो उसके अंदर एरर्स आ रहे होते हैं, और जब उसके अंदर एरर्स आ रहे होते हैं तो वो जनाब अली रिजल्ट करते हैं म्यूटेशन के अंदर। अब पहले हम समझते हैं कि म्यूटेशन है क्या। तो म्यूटेशन इज़ एनी चेंज इन जेनेटिक मटीरियल। अब देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपने समझ ली है इस बात को। और चूंकि ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटीरियल डीएनए होता है, तो बेसिकली ये बात हो रही है चेंज इन डीएनए की। अब ये चेंज डीएनए के किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है, उसके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में, उसके साइज़ में, उसकी लेंथ में, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन में, किसी भी तरह का कोई भी चेंज अगर डीएनए के अंदर आएगा तो इस चेंज को हम म्यूटेशन कह देंगे। तो व्हाट इज म्यूटेशन? म्यूटेशन इज चेंज इन डीएनए या चेंज इन जीन, बस दैट इज इट, और ये कुछ भी नहीं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा सवाल जो स्टूडेंट हमेशा करते हैं वो ये होता है कि म्यूटेशन हार्मफुल होती है या यूज़फुल होती हैं। तो जितनी हमारी स्टडी है, हमें आज तक एक भी जीन, आज तक की तारीख़ तक एक भी ऐसी जीन पता नहीं चली है जिसका कोई बेनिफिशियल इफेक्ट हो। तो म्यूटेशन या तो न्यूट्रल होती हैं या दे आर हार्मफुल, ठीक है। न्यूट्रल और हार्मफुल क्या है वो हम फिर मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक। तो म्यूटेशंस आर न्यूट्रल और हार्मफुल, ठीक है। तो आज तक कोई ऐसी हमें म्यूटेशन नहीं मिली जिसका एक्चुअल में कोई बेनिफिशियल इफेक्ट हो, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। अच्छा, म्यूटेशंस को हम बहुत समझने की कोशिश कर रहे हैं और म्यूटेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, और ये काम फिक्शन के अंदर आप अक्सर जो है वो देखते भी रहते हैं। अगर आपने एक्स मेन सीरीज़ की मूवीज़ देखी हुई हो जिसमें वो वुल्वरीन है और वो स्टॉर्म है और वो जेन है और चार्ल्स एक्जेवियर, वो जो प्रोफेसर एक्स है, पता नहीं कौन कौन, आपने देखा है उन सब को कहा जाता है कि वो म्यूटेंट्स हैं। तो बेसिकली म्यूटेंट क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म जिसके जेनेटिक मटेरियल में म्यूटेशन हो जाए उसको म्यूटेंट कहते हैं। तो व्हाट इज म्यूटेंट? तो म्यूटेंट एन ऑर्गेनिज्म विच हैव म्यूटेटेड जीन, यानी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास चेंज तब्दील हुई हुई जीन मौजूद हो, उसको हम जो है वो म्यूटेंट कहते हैं। और वो एजेंट्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं म्यूटेशंस के लिए उनको हम म्यूटेजेंस का नाम देते हैं। तो एजेंट्स ऑफ म्यूटेशन आर कॉल्ड म्यूटेजेंस, ठीक है। वो आपने एक कार्टून का यकीन नाम सुना होगा, आजकल उसको रीमेक करके उसके ऊपर मूवीज बनाई जा रही हैं, टीन एज म्यूटेंट निंजा टर्टल, है ना। तो आपने देखा टर्टल जो होते हैं आमतौर पर कंसिडर्ड वेरी वेरी लेजी एंड स्लो एनिमल, बट उसके अंदर वो जो निंजा टर्टल्स हैं उनके अंदर म्यूटेशन हुई है, दैट्स व्हाई दे आर म्यूटेंट्स। और उस म्यूटेशन की मदद से वो जो उनकी लेजीनेस है वो ख़त्म हो गई है और वो जो है वो कंग फू मास्टर बन गए। और यकीनन वो मूवी आपने देखी होगी, नहीं देखी तो आप ज़रूर देखिए, अच्छी मूवी। अच्छा, अब तो ये बात आपने समझी कि जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल में म्यूटेशन हो गई हम उसको म्यूटेंट कहेंगे, म्यूटेंट। और जिस इस चीज़ ने म्यूटेशन करवाई, जो एजेंट है म्यूटेशन का, उसको हम नाम दे देते हैं म्यूटेजिन का। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपने ध्यान में रखने, और मैंने आपको जैसे समझाया
दो फिक्शन वर्क की मैंने आपको एग्जांपल दी कि बहुत सारी जो है वो स्टडीज़ म्यूटेशंस के ऊपर हो रही हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो जेनेटिसिस्ट हैं वो कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से उसको बेनिफिशियल इफेक्ट म्यूटेशन का अडेप्ट करके और उसको जो है वो रियल लाइफ के अंदर प्रैक्टिस किया जाए। वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में जब हम जाएंगे तो हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब म्यूटेशन को समझने के लिए आपको एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा समझनी है वो है डीएनए का स्ट्रक्चर, क्योंकि जब तक आप डीएनए का स्ट्रक्चर नहीं समझेंगे तब तक आपको म्यूटेशन की कहानी समझ में आने वाली नहीं है। इसीलिए जब आप म्यूटेशन को समझेंगे तो उससे पहले आपको एक लेक्चर जो है मेरा देखना होगा जिसमें मैंने डीएनए के स्ट्रक्चर की बात आपसे की है। जब आप यहाँ ऊपर देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको मेरे क्रोमोसोम एंड डीएनए वाले चैप्टर में डीएनए का वाटसन-क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए जो है उसका लिंक नज़र आ रहा होगा। काइंडली उसको क्लिक कीजिए, वो लेक्चर जाके ज़रूर देखिए और जब वो लेक्चर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नॉर्मल जो है वो डीएनए का यानी जीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसी तरह से आप जब देख रहे होंगे तो यहाँ पर अभी आपको एक लिंक और नज़र आ रहा होगा जो कि मेरा एक अपना लेक्चर है इससे पहले वाला जो मैंने जीन के ऊपर किया है, तो वो है। तो आप वाटसन-क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए वाला लेक्चर देखिए, फिर जीन वाला लेक्चर देखिए ताकि जीन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए और फिर जब आप ये म्यूटेशन पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह बात क्रिस्टल क्लियर समझ आएगी। अच्छा, अब देखिए हमें एक बात समझनी है, हमें क्या समझनी है कि म्यूटेशंस दो टाइप के होते हैं, ठीक है। तो म्यूटेशंस आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। म्यूटेशन जो है वो दो टाइप के होते हैं और वो दो टाइप कौन कौन सी होती हैं। नंबर 1 इज कॉल्ड क्रोमोसोमल एबेरेशन, क्रोमोसोमल एबेरेशन मैं भी आपसे डिटेल में बात करता हूँ उसकी क्या होता है। और दूसरा जो होता है वो है जीन म्यूटेशन। तो अभी हम इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा कि जो हमारी म्यूटेशन हैं उसको करवाने वाले जो फैक्टर्स हैं, जो म्यूटेशन हैं वो कौन कौन से होते हैं और वो किस तरह से ऑपरेट करते हैं। अच्छा, अब देखिए मेरी बात सुनिए, हमने ये बात कई दफ़ा की, मैंने सेल वाली लेक्चर आपके साथ पूरी सीरीज़ की है, उसमें आपने देखा मैंने आपसे एक बात की जब न्यूक्लियस की तो मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल सेंटर इसलिए है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर सेल के बादशाह सलामत बैठे हुए हैं और वो डीएनए है। अब जिस तरह पुराने ज़माने में बादशाहों के बैठने के लिए तख्त होते थे ना, तो डीएनए को भी बैठने के लिए एक तख्त की ज़रूरत है और वो तख्त क्या है, वो तख्त है क्रोमोसोम, है ना। तो अब देखें आप ये बिल्कुल आप ऐसे समझें कि आप घर में एक कुर्सी पे एक चेयर पे बैठे हुए हैं, अगर उस चेयर की जो टांग है, जो लेग है, अगर वो टूट जाएगी तो क्या होगा, कुर्सी डिसबैलेंस होगी और आप गिरेंगे। और आप इसलिए नहीं गिरे कि उसके आपका कोई कसूर था, आप इसलिए गिरे क्योंकि कुर्सी जो है वो टूट गई थी और वो डिसबैलेंस हो गई थी। तो चूंकि डीएनए क्रोमोसोम के ऊपर बैठा हुआ है, तो अगर क्रोमोसोम के अंदर कोई भी डिफेक्ट आएगा तो अल्टीमेटली वो डिफेक्ट डिपेक्ट होगा, हमें नज़र आएगा, हमें दिखाई देगा कहाँ पर, जीन के अंदर। तो इस तरह की म्यूटेशन जो क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर के डिस्टर्बेंस की वजह से होती हैं उनको हम क्रोमोसोमल एबेरेशंस कहते हैं। और फिर दूसरी तरीका क्या है कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर तो सही है बट जीन के अंदर कोई डिफेक्ट हुआ जिसकी मदद से जो है वो सारा मामला जो है गड़बड़ हो गया। इसकी मैं आपसे बात करूँगा और ये भी हम देखेंगे क्या चीज़ है, ठीक है। तो पहले मैं आपसे बात करता हूँ क्रोमोसोमल एबेरेशन की। तो हम बात करने जा रहे हैं क्रोमोसोमल एबेरेशन की, ठीक है। तो व्हाट इज क्रोमोसोमल एबेरेशन? व्हाट इज क्रोमोसोमल एबेरेशन? अ टाइप ऑफ genetic defect, a type of genetic defect in which mutations are result due to damage in the structure of डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सॉरी। तो एक ऐसी टाइप की म्यूटेशन जिसके अंदर म्यूटेशन किस वजह से हो, जिसके अंदर म्यूटेशन इस वजह से हो कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के अंदर डिफेक्ट आ गया है, इसको हम नाम देते हैं क्रोमोसोमल एबेरेशन का, ठीक है। अब आपने याद रखना है क्रोमोसोमल एबेरेशन 4 तरह के होते हैं। वो कौन सी तरह के होते हैं, मैं आपके सामने एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, उस डायग्राम में आपको वो चारों की चारों चीज़ें समझ आ जाएंगी। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों का कि जिन्होंने डायग्राम अपनी किताब के अंदर लगाई है। बहुत शानदार डायग्राम है और बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। तो अभी जब आप इसको देखेंगे तो आपको सारी बात समझ आ जाएगी। तो ये बेसिकली मैं उन्हीं की डायग्राम यहाँ बोर्ड पे बनाने लगा हूँ, ठीक है। तो अब आप ज़रा देखिए कि ये सारा काम कैसे हो रहा है।
ऑलराइट, तो मैंने आपके सामने यहाँ पे एक नॉर्मल क्रोमोसोम बनाया है और आप देख रहे हैं नॉर्मल क्रोमोसोम में मैंने 7 जीन जो ड्रॉ किए हैं, जीन ए, जीन बी, जीन सी, जीन डी, ई, एफ एंड जी। ठीक है, आप फ़र्ज़ करते हैं कि इस नॉर्मल क्रोमोसोम में कोई स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ जिसकी वजह से इसका कोई सेगमेंट टूट के सेल हो गया, जैसे मैंने यहाँ बनाया आप लोगों के लिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ए, डी, ई, एफ, जी तो वही मौजूद है, बट ये वाला सेगमेंट जो बी और सी वाला सेगमेंट था ये टूटा और टूट के इससे अलग हो गया। अलग हो गया ना, जैसे ये टूट के इससे अलग हुआ हम इस चीज़ को नाम दे देंगे डिलीशन का। किसका नाम दे देंगे? डिलीशन का। तो व्हाट इज़ डिलीशन? अ प्रोसेस इन विच सेगमेंट ऑफ अ क्रोमोसोम ब्रेक्स अपार्ट फ्रॉम क्रोमोसोम। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें सेगमेंट ऑफ अ क्रोमोसोम, सेगमेंट ऑफ ए क्रोमोसोम ब्रेक्स अपार्ट फ्रॉम क्रोमोसोम। तो एक ऐसी जेनेटिक डिफेक्ट जिसके अंदर क्रोमोसोम का सेगमेंट टूट के उससे अलग हो जाए, इसको हम नाम दे देंगे किसका? डिलीशन का। ना अब प्रॉब्लम यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ये सेगमेंट जो टूट के अलग हुआ है ना, ये इसका जो दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम होगा, क्योंकि हमने बात की थी क्रोमोसोम पेयर्स में काम करते हैं, उसके अंदर जाके ऐड भी हो सकता है। ठीक है, क्या मतलब हुआ, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, जरा ये देखिए, ये ऐसे होगा ए बी सी, बी सी डी ई एफ एंड जी। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये इस क्रोमोसोम का होमोलोग था, तो यहाँ पर ये वाला जो सेगमेंट था, ये वाला सेगमेंट बीच में बी और सी वाला जो इस क्रोमोसोम से डिटैच हो गया था, टूट गया था, अलग हो गया था, ये अलग होके इसके अंदर जाके ऐड हो गया। ऐसा ही हुआ ना। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर क्रोमोसोम के अंदर किसी दूसरे क्रोमोसोम का डिलीटेड पोर्शन ऐड हो जाता है, उसको हम नाम देते हैं एडिशन का। और चूंकि एडिशन के नतीजे में जीन्स डुप्लीकेट हो जाती हैं, डबल हो जाती हैं, जिसे आप देख रहे हो यहाँ पर बी और सी डुप्लीकेट हो गया हुआ है, तो इसको हम नाम देते हैं डुप्लीकेशन का। इसको हम नाम देते हैं डुप्लीकेशन का। ठीक है, तो ये आप जो है वो ध्यान में रखिए कि ये दूसरी टाइप हो गई हमारी क्रोमोसोमल एब्रेशन की। तो पहला क्या था? डिलीशन था, और दूसरा क्या था? एडिशन या डुप्लीकेशन। तो एडिशन या डुप्लीकेशन में क्या होगा? डिलीटेड पार्ट ऑफ वन क्रोमोसोम, डिलीटेड पार्ट ऑफ वन क्रोमोसोम will add into an other chromosome। और याद रहे ये जो दूसरा क्रोमोसोम होगा वो आमतौर पे वो क्रोमोसोम जिसके अंदर डिलीशन हुई है उसका होमोलोग क्रोमोसोम होगा। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए हो बिल्कुल। अच्छा, आप ज़रा ध्यान से देखिएगा अब क्या हो रहा है उसको आप लोग समझ लें। ठीक, तो ये दो तरह की म्यूटेशन आपने समझ ली है क्रोमोसोमल एब्रेशन की। अब ये तीसरी तरह की म्यूटेशन मैं आपके सामने बनाने लगा हूँ, इसको आपने ध्यान से समझना। ठीक है, अब ज़रा देखिए इधर क्या हुआ। इधर यहाँ पर हमारे पास एक हमारा नॉर्मल क्रोमोसोम था जो हमने ऊपर बनाया हुआ है, इसको मैं थोड़ा छोटा करके यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि हमें बात समझने में आसानी हो। ए बी सी डी ई एफ और जी, और इसके सामने मैं एक क्रोमोसोम और बना लेता हूँ जो उसका नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है। याद रखिएगा मैंने क्या टर्म इस्तेमाल किए? नॉन होमोलोगस। और इसके बाद जीन है एच आई जे के एल एम और एन, ये इसके बाद जीन है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इस क्रोमोसोम ने अपना कुछ सेगमेंट इसको दिया और इस क्रोमोसोम ने अपना कुछ सेगमेंट इसको दे दिया। तो जब ये दोनों एक दूसरे से अलग होंगे तो हमें कैसे नज़र आएंगे? जब ये दोनों एक दूसरे से अलग होंगे तो ये हमें इस तरह से नज़र आएंगे। देखें इस तरह से, तो ये ए बी सी डी, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास इसका पार्ट आ जाएगा एच आई जे, ये रहा। और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ जो पार्ट आ जाएगा इस जगह पर वो आ जाएगा ई एफ जी, और आगे के एल एम और एन। तो यहाँ पर आप बिल्कुल क्लियर देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल की एक्सचेंज हुई है बिटवीन टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ऐसे ही हुआ है। तो द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। तो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ क्रोमोसोमल एब्रेशन। तो इट इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल between non homologous
नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो ये बात आपने बेटे बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है और आपने ये बात बिल्कुल भी भूलनी नहीं है, याद रहे। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर जेनेटिक मटेरियल की एक्सचेंज होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में हो जाए तो इट्स एन एब्सोल्युटली नॉर्मल प्रोसेस। और याद है हम उसको क्या बोलते थे, मियोसिस 1 में हमने पढ़ा था, हम उसको नाम देते थे क्रॉस ओवर का, क्रॉसिंग ओवर का। और आपको याद है हमने बात की थी कि उससे वैरायटी पैदा होती है, जेनेटिक वेरिएशन आती है किसके अंदर, ऑफस्प्रिंग के अंदर। ऐसे हुआ। तो 4 क्रोमोसोमल एबरेशन की हमने बात करनी थी, 3 की हमने बात कर ली। चौथी जो क्रोमोसोमल एबरेशन है वो तो इससे भी ज़्यादा आसान है। बना मैं उसको, चलें यही मैं बना लेता हूँ उसको, इस जगह मैं उसको बना लेता हूँ। ये चौथी क्रोमोसोमल एबरेशन में बनाने लगा हूँ। अब आप देखिएगा ध्यान से, आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ मैंने क्या किया है, ठीक है। और मैं इसको इससे सेपरेट करने के लिए यहाँ पर एक लाइन लगा देता हूँ ताकि आप इसको मिक्सअप ना कर लें आपस में। ये देखिए, हाँ तो बस ठीक है। अब ये इधर देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ, A B C G F E D, ठीक है। क्या हुआ सर, क्या हुआ, शाबाश। ये वाला जो नॉर्मल पार्ट था D E F G वाला, ये रिवर्स हो गया, इन्वर्स हो गया। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी क्रोमोसोम के ऊपर जो नॉर्मल जो जीन होती हैं वो रिवर्स हो जाएं, इसको हम नाम देते हैं इन्वर्जन का। और ये हमारा चौथा क्रोमोसोमल एबरेशन है, इन्वर्जन। तो रिवर्सल ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये हमारी 4 तरह की क्रोमोसोमल एबरेशन थी। यहाँ से मैं एक लाइन लगा देता हूँ ताकि ये हमारे आपस में मिक्स ना हो। तो ये हमारी चौथी क्रोमोसोमल एबरेशन थी जिसको हमने नाम दिया इन्वर्जन का। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इन चारों केसेस के अंदर जो जीन का मसला है, यहाँ पर जीन का कोई इशू नहीं है, यहाँ पर इशू आ रहा है क्रोमोसोम में। और क्रोमोसोम में इशू आने की वजह से सारी गड़बड़ हो रही है और वो म्यूटेशन के अंदर लीड कर रही है। तो ये क्रोमोसोमल एबरेशन है। ये डायग्राम मैंने सिंध बोर्ड की किताब से जो है वो कॉपी की है, बहुत ज़बरदस्त डायग्राम है, बहुत अच्छी डायग्राम है, आपको भी सारी बात समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं आगे और अब हम बात करते हैं जीन म्यूटेशन की और देखते हैं जीन म्यूटेशन क्या चीज़ है और फिर उसको ज़रा समझने की फर्दर कोशिश करते हैं कि जीन म्यूटेशन जो है वो कितनी टाइप की होती है और आखिर में हम म्यूटेजेंस की बात करते हैं। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे आपस में जीन म्यूटेशन की और मैं आपको बताऊंगा कि जीन म्यूटेशन क्या होती है। अब याद रहे क्रोमोसोमल एबरेशन में जीन का कोई कसूर नहीं था, क्रोमोसोम में डिफेक्ट आने की वजह से जीन में गड़बड़ हो रही थी। जीन म्यूटेशन में हिसाब बिल्कुल उल्टा है, यहाँ पर क्रोमोसोम बिल्कुल सही होंगे, जीन के अंदर गड़बड़ हो रही होगी। तो वी आर टॉकिंग अबाउट जीन म्यूटेशंस, वी आर टॉकिंग अबाउट जीन म्यूटेशंस। तो जीन म्यूटेशंस क्या है बेटे, जीन म्यूटेशन अ प्रोसेस in which genes get defected on their chromosome। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्रोमोसोम के ऊपर जीन जो है वो म्यूटेट कर जाएं, चेंज हो जाएं, तब्दील हो जाएं, क्रोमोसोम सही रहे, क्रोमोसोम में कुछ भी ना हो, उसको हम बोलते हैं जीन म्यूटेशन, ठीक है। अब जीन म्यूटेशन के बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैंने आपको शुरू में बताया। जिस तरह हम गलतियाँ करते हैं तो डीएनए भी गलती करता है, चूँकि हमारी गलतियाँ बहुत सारी तरह की होती हैं, कुछ छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, कुछ बहुत बड़ी होती हैं। इस तरह से जब म्यूटेशन होती हैं तो ये भी बहुत सारे टाइप की होती हैं, कुछ कम, कुछ ज़्यादा, कुछ बहुत ज़्यादा। तो इनको समझते हैं। अब इसमें से जो पहली जो जीन म्यूटेशन है उसको हम नाम देते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपने याद रखनी है, इसको हम नाम देते हैं पॉइंट म्यूटेशन का। इसको हम किसका नाम देते हैं बच्चों, इसको हम नाम देते हैं पॉइंट म्यूटेशन का, ठीक है। अब पॉइंट म्यूटेशन को हम पॉइंट म्यूटेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर होती है। अब ज़रा ध्यान से बात समझिएगा। लेट सपोज मैंने आपके सामने एक डीएनए का सीक्वेंस बना लिया और आपको याद है हमने बात की थी कि डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट्स की सूरत में कोड कैरी करता है, कंटेन करता है किसी भी चीज़ के, ठीक है। फ़र्ज़ करें ये एक नॉर्मल डीएनए का सीक्वेंस है, तो मैं इसको नॉर्मल डीएनए सीक्वेंस लिख देता हूँ, नॉर्मल डीएनए। और फ़र्ज़ करें ये है A और T, लेट्स सपोज, ठीक है ना। अगर यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर 3 मैंने न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट यहाँ पर बना ली है, 1
2 और ये 3, ट्रिपलेट 3 हो गए। इनमें से अगर कोई भी एक चेंज हो जाए, मिसाल के तौर पे जो म्यूटेटेड कॉपी होगी वो म्यूटेटेड कॉपी कैसी होगी, वो म्यूटेटेड कॉपी इस तरह से होगी, देखिए कैसे, वो म्यूटेटेड कॉपी ऐसे होगी, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर ए होगा, यहाँ टी है तो चले मैं इसको सी कर देता हूँ, यहाँ टी है तो मैं इसको टी कर देता हूँ, यहाँ जी है तो ये जी, ये जी है तो ये जी, ये सी है तो ये सी, ये ए है तो ये ए, ये भी ए और ये टी। तो अब आप देख रहे हो फ़र्क कहाँ पर आया, फ़र्क सिर्फ एक जगह पर आया है, यहाँ पर नॉर्मल इस जगह पर जहाँ पर टी को रिप्लेस कर लिया है म्यूटेटेड जीन में सी ने, ठीक है ना। तो इस तरह की जो म्यूटेशन होती हैं तो ये म्यूटेटेड कॉपी है, म्यूटेटेड कॉपी, ठीक है। तो ये चूँकि एक पॉइंट के ऊपर जो है वो चेंज आई है, गड़बड़ हुई है, म्यूटेशन हुई है, इसलिए हम इसको नाम देते हैं पॉइंट म्यूटेशन का, ठीक है। और पॉइंट म्यूटेशन जो है वो अब आप याद कीजिए, जेनेटिक कोड में मैंने आपको समझाया था कि हमारे पास एक अमीनो एसिड को बनाने के लिए कोड एक से ज़्यादा होते हैं। तो बहुत सारे पॉइंट म्यूटेशन अननोटिस्ड पास हो जाते हैं। और क्यों पास हो जाते हैं अननोटिस्ड? हार्मलेस होते हैं, क्योंकि उनमें न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चेंज होने से भी जो अमीनो एसिड बन रहा होता है प्रोटीन के अंदर, वो अमीनो एसिड नॉर्मल अमीनो एसिड होता है, ठीक है। गड़बड़ कब होगी? गड़बड़ तब होगी जब ये कोड एज अ होल चेंज हो जाए, ठीक है ना। तो फिर जो है वो सारा काम जो है वो ख़राब हो जाएगा। अच्छा, एक और इससे बड़ी जो गड़बड़ इसमें हो सकती है वो क्या हो सकती है? कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक न्यूक्लियोटाइड या तो ज़्यादा हो जाता है या कोई एक न्यूक्लियोटाइड कम हो जाता है, ठीक है ना। तो अब आप समझ रहे हैं कि अगर ऐसा हो गया तो फिर पूरी प्रोटीन चेन ही डिस्टर्ब हो जाएगी। यहाँ तो ये अमीनो एसिड जो होगा ये वाला, ये वही बनेगा जो यहाँ बनेगा, यहाँ भी वही बनेगा जो यहाँ बनेगा। गड़बड़ आपको पता है सिर्फ इस अमीनो एसिड में होगी। यहाँ पर जो नॉर्मल होगा यहाँ पर वो नॉर्मल नहीं होगा, एबनॉर्मल बन जाएगा। ऐसे होगा ना। जस्ट इमेजिन करें, एक लम्हे को इमेजिन करें कि अगर यहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड डिस्ट्रॉय ही हो जाए, ख़त्म हो जाए, यहाँ से डीजनरेट ही हो जाए, तो क्या होगा? ये ए अब इसको इस टी से मिलना था, टी डीजनरेट हो गया। अब ये क्या करेगा? अब ये दूसरे टी से मिलेगा, इस वाले टी से मिलेगा, क्योंकि मैसेंजर आरएनए में जब ट्रांसफ़र आरएनए उसको पढ़ने आते हैं तो वो ट्रिपलेट की फॉर्म में उसको रीड करते हैं, याद है ना आप लोगों को। और उसके बाद अब इस टी के साथ ये किसको मिला लेगा? जी को। अब देखें जब ये ए टी और जी मिला, जो कि नॉर्मल ए टी टी था, तो आप समझ गए यहाँ पर अमीनो एसिड बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और सिर्फ ये एक अमीनो एसिड चेंज नहीं होगा, उसके बाद पहले ये क्या बन रहा था? पहले ये बन रहा था जी जी सी, अब ये बनेगा जी सी ए, तो अगला अमीनो एसिड भी चेंज। उसके बाद ये जो ए और ये जो टी हैं ये अगले न्यूक्लियोटाइड को साथ मिलाएंगे, फ़र्ज़ करें कुछ भी वो सी है, तो इस तरह से हर न्यूक्लियोटाइड जो है वो ट्रिपलेट चेंज होता चला जाएगा और पूरी जो चेन है वो तब्दील हो जाएगी और उसके जो है वो सारा काम ख़राब हो जाएगा। इसी तरीके से आप समझ सकते हो जब डीजनरेट होने में ऐसा हुआ, अगर ऐड हुआ तो भी गड़बड़ बिल्कुल ऐसी होगी। अगर मैं यहाँ पे फ़र्ज़ करें इस जगह पर ये ए टी टी नॉर्मल था, मैं इसको ये ए, ये टी और ये टी नॉर्मल था, मैं फ़र्ज़ करें बीच में सी फिट कर देता, ऐड कर देता, तो भी आप समझ रहे हैं कि अब ये ए सी टी होता। अब ये टी इस जी और जी के साथ मिलके टी जी और जी ये अलग वो बनता, तो ये अलग कोड हो जाता है, ये अलग कोड हो जाता है, पूरी चेंज जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो यहाँ पर चूँकि जो चेंजेस आ रही हैं वो एक न्यूक्लियोटाइड के लेवल पे आ रही हैं, इसलिए हम इनको नाम देते हैं किसका? इसलिए हम इनको नाम देते हैं पॉइंट म्यूटेशंस का, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो जीन होती हैं वो होती तो क्रोमोसोम पर ही हैं, मगर वो क्रोमोसोम पे आपको याद है ना, हमने पढ़ा था जेनेटिक्स के अंदर कि हर जीन का क्रोमोसोम पे एक स्पेसिफिक प्लेस होता है जिसको हम उसका लोकस कहते हैं। कभी कभी वो अपना लोकस चेंज कर लेती है, तो अगर कभी ऐसा होगा तो उसको हम नाम देंगे ट्रांसपोजिशन का। तो ट्रांसपोजिशन में क्या होता है? जीन्स चेंज देयर लोकस ऑन क्रोमोसोम। अब आप ये बात समझ रहे हो कि जब वो जिस जगह पर भी जाएंगी वहाँ पर पहले से जीन मौजूद होंगी, तो जब ये उसमें बीच में जाके इंसर्ट होंगी, ये वाली बात कि अगर वो बीच में जाके इंसर्ट हो गई तो पूरा सीक्वेंस जो है वहाँ चेंज कर देंगे और सारी गड़बड़ हो जाएगी। तो बेटा ये हमने बात की जीन म्यूटेशंस की, क्रोमोसोमल एबरेशंस की हमने बात कर ली है। अब इसकी तीसरे सीक्वेंस में, तीसरे सेगमेंट में, इस लेक्चर के मैं आपसे बात करूँगा थोड़ी सी म्यूटेशंस के बारे में। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दूँगा कि म्यूटेशंस क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं म्यूटेशंस क्या होते हैं। जी डियर स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे म्यूटेशंस की और अब हम देखेंगे कि वो कौन से एजेंट्स हैं जो कि म्यूटेशंस को कॉज करते हैं, ठीक है। तो व्हाट आर म्यूटेशंस? याद कर लीजिए, साइंस में बहुत मज़े की बात है, साइंस में जिस वर्ड के एंड में जिन लगा हुआ हो उसका मतलब होता है प्रोड्यूसर, ठीक है।
जैसे आपने पढ़ा है हाइड्रोजन, हाइड्रोस फॉर वाटर, जिन मीन्स प्रोड्यूसर, वाटर प्रोड्यूसिंग गैस। इस तरीके से आपने पढ़ा है पेप्सिनोजिन, पेप्सिन बनाने वाला एंजाइम, इस तरीके से, ठीक है। तो म्यूटेजेंस, म्यूटेशन करवाने वाले एजेंट्स, ठीक है। तो ये वो एजेंट्स हैं जो म्यूटेशन करवाते हैं, और ये क्या करते हैं जनाब, ये डैमेज करवाते हैं डीएनए को या जीन को। और जब जीन या डीएनए या क्रोमोसोम डैमेज होते हैं, तो अभी हमने पढ़ा पिछली थोड़ी देर पहले डिटेल डिस्कशन हमने की है कि वो करते हैं जनाब अली डीएनए को चेंज और म्यूटेशन हो जाती है। अब हमारे पास जो मेन म्यूटेशन हैं उनको हम 3 मेन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। उनमें जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है और जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है अनडाउटेडली वो आयोनाइजिंग रेडिएशन है, जिनको हम मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म बनाई है IR रेड्स की। अब आयोनाइजेशन रेडिएशन, देखें आपको नाम से समझ आ रही है, रेडिएशन मतलब तो रेड हो गई। आयोनाइजिंग रेडिएशन ऐसी रेडिएशन जो कि मॉलिक्यूल्स को, एटम्स को आयंस में कन्वर्ट कर देती हूँ। जैसे आपको पता है ना, जिस जगह न्यूक्लियर ब्लास्ट हो जाता है, जिसे आपको मालूम है कि जो अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे, जापान की 2 सिटीज़ पे 1945 में एटम बम गिरा दिए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को ख़त्म करने के लिए। तो आपको पता है वहाँ पर रेडिएशन निकली। अब ये रेडिएशन क्या करती हैं, ये इतनी पावरफुल होती हैं कि जब ये फॉल करती हैं ना किसी भी मॉलिक्यूल पे, किसी भी सेल पे, तो उसके आउटर मोस्ट शेल से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको एक्साइट करके, एनर्जाइज करके बाहर निकाल देती हैं, ठीक है। अब आपको पता है जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो वो जो अपना मॉलिक्यूल है जिससे वो छोड़ के वो बाहर निकले, वो डिसबैलेंस हो गया और रिएक्टिव हो गया, आयन में कन्वर्ट हो गया। फिर वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। वो फ्री रेडिकल्स भी जब किसी दूसरे मॉलिक्यूल में जाके ऐड होते हैं तो उसमें जो है वो गड़बड़ करते हैं और उसको अनस्टेबलाइज करते हैं। इसी तरीके से अगर वो डीएनए के ऊपर फॉल कर गया तो डीएनए को भी डैमेज करेगा और सारा काम ख़राब करेगा। इसलिए आपको पता है ना कि आज भी हिरोशिमा और नागासाकी में वो रेडिएशन के असरात हैं, और वहाँ पर जो डिफरेंट तरह के जो म्यूटेशन हैं, कैंसर हैं, उनका रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है स्टिल। तकरीबन उस बात को अब आप लगा लीजिए कितने साल हो गए, तकरीबन 55 ईयर्स वो हैं और 20 ईयर्स हैं। 75 ईयर्स गुजरने के बावजूद बहुत जो है वो अभी तक वहाँ पर रेडिएशन के असरात आपको मिलते हैं। इस तरह रशिया में एक टाउन था चेरनोबिल का, तो चेरनोबिल में जो एटॉमिक रिएक्टर था उससे एटॉमिक जो रेडिएशन थी वो स्किप कर गई थी। बहुत ज़्यादा तादाद में लोग वहाँ मुतासर हुए थे। एक बहुत ज़बरदस्त उसके ऊपर सीरीज़ भी है चेरनोबिल के नाम से, देखिएगा, बहुत अच्छी सीरीज़, ओके ना। तो ये डीएनए के साथ भी जो है यही गड़बड़ करते हैं। अच्छा, आप एक और चीज़ जो अल्लाह ताला ने हमें बहुत एक नेमत से नवाजा है, उसको हम कहते हैं ओज़ोन की लेयर। ये अलग बात है कि हमारी अपनी कोताहियों से उसमें कुछ डैमेज हो रहे हैं, बट ओज़ोन की लेयर क्या करती है, सन के अंदर जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है उसको ज़मीन पर आने से रोकती है। अब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल होती हैं, यूज़फुल नहीं होती, बट आपने बात ध्यान में रखनी है कि ये कम पावरफुल होती हैं कंपेयर टू इंफ्रारेड रेडिएशंस के, सॉरी आयोनाइजिंग रेडिएशंस के। और बहुत प्रोलॉन्ग अगर इसका एक्सपोजर हो जाए तब ये म्यूटेशन कॉज कर सकती हैं, अदरवाइज म्यूटेशन कॉज नहीं कर सकती। तीसरी और आखिरी जो कैटेगरी है जो म्यूटेशन करवा सकती हैं बेटा, वो केमिकल म्यूटेशंस हैं। और ये केमिकल म्यूटेशंस को 3 कैटेगरीज में हम रिजेंबल करते हैं, डालते हैं। नंबर 1, कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो मिलते हैं, मैच करते हैं, न्यूक्लियोटाइड बेसिस जैसे होते हैं, तो वो न्यूक्लियोटाइड बेसिस जगह अटैच हो जाते हैं, उसको मिसपेयर करते हैं और म्यूटेशन कॉल करवाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो स्पेशली एडेनिन और साइटोसिन के अंदर से अमाइनो ग्रुप को जो है वो रिमूव करके उसको अनस्टेबल कर देते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड कर देते हैं न्यूक्लियोटाइड के अंदर। अब देखें, आप केमिकल निकालें या केमिकल ऐड करें या मिसपेयर करें, कुछ भी करें, डीएनए में चेंज तो आया ना, जैसे ही चेंज आया तो हमारे पास म्यूटेशन हो गई। तो बेटा दिस इज़ ऑल अबाउट म्यूटेशन। मैंने आपसे म्यूटेशन की बहुत डिटेल डिस्कशन आज की है। आप होप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये बहुत अच्छी समझ में आई होगी और आपको जो है वो म्यूटेशन का मतलब आपका हल हो गया होगा। आप देख रहे हैं डॉक्टर आसिम लेक्चर्स, आप मेरा चैनल लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया। इसी तरीके से लाइक करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए, वीडियोज़ को देखते जाइए। अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिए। आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, आप देखते हैं, मैं खुद आपको उनके सारे जवाब देता हूँ। कोई सवाल अगर आपके जहन में है कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं खुद इंशाल्लाह आपको उसका जवाब दूंगा। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं मिलूँगा तो मुझे बच्चे बहुत फरमाइश कर रहे हैं कि हम बायो एनालिटिक्स वाला चैप्टर करें और रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर करें। मैंने एक पोल भी आपने देखा है अपने यूट्यूब पेज पे बना रखा है, उसमें 1% का फ़र्क है सिर्फ दोनों में। तो हम डिसाइड कर लेंगे या तो बायो एनालिटिक्स शुरू कर लेंगे या रिप्रोडक्शन शुरू कर लेंगे। तो आप जाइए और उसको वोट कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।